और शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है। पूर्व मंत्री को ईडी स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी और ईडी न्यायिक रिमांड बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है। 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि कवासी लखमा की आज कोर्ट में पेशी होगी और न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है कवासी लखमा की। और देखना होगा क्या कुछ तथ्य और भी रखे जाते हैं ईडी के द्वारा जिस पर उन्हें रिमांड मिल सके। क्योंकि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए कवासी लखमा से पूछताछ में अभी क्या और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। क्योंकि अब तक जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई की यदि बात करें, पूछताछ में कुछ विषय ज़रूर सामने आए हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। और ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या परिस्थिति बनती है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो कवासी लखमा के लिए। 15 जनवरी को कवासी लखमा को अरेस्ट किया गया था और अब एक बार फिर क्या रिमांड मिल सकती है। क्योंकि शराब घोटाला मामले में जिन तथ्यों की, जिन विषयों की तलाश ईडी को है वो अब तक उन्हें मिले नहीं हैं। बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु से। और तनु, ये जो पूरा विषय है काफ़ी निगाहें इसकी सब सियासी स्तर पर सभी लोग इस ओर देख रहे हैं। ईडी अब आगे क्या कदम उठाएगी, सभी के मन में ये प्रश्न भी है। लेकिन आज क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले मामले में 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद 21 जनवरी को जो है सुनवाई हुई थी और 21 जनवरी की सुनवाई में उन्हें 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। जिसके बाद आज 4 फरवरी को उनकी न्यायिक रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। और न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि लंच के बाद उन्हें ईडी स्पेशल कोर्ट में जो है पेश करेगी और इस दौरान ईडी जो है न्यायिक रिमांड बढ़ाने की जो है मांग कर सकती है। इसके साथ ही बीते दिनों जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा है उन्होंने ईओडब्ल्यू के स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जो है वो दायर की थी। और उन दोनों पक्षों के जो वकील हैं उन्होंने आज इस पर जो है बहस के लिए समय मांगा था और कल लंच के बाद इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में आज इस पर सुनवाई होनी है और पूर्व मंत्री को आशंका है कि इस पूरे मामले में अब ईओडब्ल्यू भी उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए उन्होंने पहले ही जो उनके वकील ने जो है पहले ही अग्रिम जमानत याचिका के लिए जो है आवेदन लगा दिया है। और इस पूरे मामले में ईडी ने कई अहम खुलासे भी किए थे। ईडी का कहना है कि इस पूरे सिंडिकेट में कवासी लखमा जो है अहम हिस्सा रहे हैं और शराब नीति बदलने में कवासी लखमा की जो है अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही ईडी का ये भी दावा है कि कवासी लखमा को आबकारी विभाग में हो रहे घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो लगातार इस पूरे मामले में देखना होगा कि स्पेशल कोर्ट में क्या कंसीडर किए जाते हैं और यदि कंसीडर किए जाते हैं तो क्या रिमांड मिल पाएगी और मिलती है तो कितने दिन की मिलती है। और अगर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार किया जाता है तो अब ईडी के सामने क्या विकल्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेवी और ट्रांसपोर्ट घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा संपत्तियों को अटैच किया है। दरअसल जब्त संपत्तियों की कीमत लगभग 49 करोड़ 73 लाख रुपए बताई जा रही है। आज की तारीख में बाजार मूल्य 100 करोड़ से भी ज्यादा है। आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य आरोपियों पर एक्शन हुआ है। सूर्यकांत कांग्रेस के बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। ईडी ने ज्वेलरी सहित कैश भी बरामद किया और आरोपियों की संपत्ति को भी अटैच किया है। और भोपाल में इनकम टैक्स अधिकारी ने हंगामा कर दिया। दरअसल सरकारी घर खाली कराने पर अधिकारी महोदय नाराज हो गए। योगेंद्र शर्मा दिल्ली से आए अधिकारियों के द्वारा घर खाली कराए जाने पर उन्होंने विरोध जताया है। दरअसल 6 महीने पहले योगेंद्र बाबू शर्मा का ट्रांसफर हुआ था और ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने घर खाली नहीं किया था। समय सीमा में घर खाली न करने पर दिल्ली से आए अधिकारियों ने ये कार्यवाही की और इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं योगेंद्र बाबू। उसकी आवाज है इसमें, उसका सबूत है। मैं देखता हूं कि तुमने सामान तोड़ा, तुमने सामान फेंका, तुमने किसी आदेश को नहीं माना है। चलो तुम कानून और संविधान से तुमने ऊपर का बर्ताव किया है, मैं तुम्हें अपराधी घोषित। मैं योगेंद्र बाबू शर्मा ग्रुप ए सर्विसेज के तहत भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में वर्ष 1993 से कार्यरत हूँ। आज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ जो घटना यहाँ भोपाल में सरकारी आवास में घटित हुई है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कानून और संविधान के ऊपर जाकर इन लोगों ने इतना आक्रामक अमानवीय कृत्य किया है कि आज ये देखो पूरा सामान हमारा फेंक दिया गया।
और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त में आज कोर्ट पेश करेगी। सौरभ की रिमांड आज खत्म हो रही है, लिहाजा आज कोर्ट में सौरभ को पेश किया जाएगा और लोकायुक्त ने सौरभ को गिरफ्तार किया था। अब तक हुई पूछताछ में सौरभ की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। और भोपाल में अब भिक्षावृत्ति अपराध के दायरे में होगा। भीख लेना या देना दोनों ही अपराध घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। भिक्षावृत्ति को लेकर आदेश जारी किया गया। दरअसल भीख लेने और देने पर एफआईआर भी दर्ज होगी और कार्रवाई का भी सामना करना होगा। इसके लिए कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया आदेश मान्य कर दिया गया है और कलेक्टर के द्वारा जारी यह आदेश भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कारगर साबित होगा। और ऐसे में अब आप भी सतर्क रहें, कहीं अगर आपसे कोई भीख मांगने आए, कोई भिखारी आए तो आप उसे मना कर दें, यही आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आप पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, खिलाफ आपकी कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल अभी ये देखना होगा कि कानून तो ये लागू कर दिया गया है, एक तरह से नियम बना दिया गया है, लेकिन इसके लिए इसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा, क्योंकि चौक चौराहों पर छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं या विकलांग बने पुरुष भिक्षावृत्ति करते देखे जाते हैं और कई बार मन में करुणा का भाव आता है तो कई लोगों ने 2, 4, 5, 10, 20 रुपए दे भी देते हैं और कई लोग ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ चाय पिला दी जाए, कुछ खिला दिया जाए। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, एक मानवीय पक्ष ये है कि मन में करुणा या दया भाव तो रहता ही है, लेकिन अगर कोई मांगने आए तो सीधा मना कर दे, अन्यथा एफआईआर भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आशीष, दोनों पहलू हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मानवीय पहलू भी है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भिक्षावृत्ति जो है वो अब एक समस्या का रूप लेती हुई राजधानी भोपाल में नजर आ रही है। इसलिए इंदौर के बाद राजधानी भोपाल में भी अब कलेक्टर ने जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं और भिक्षावृत्ति को अब एक अपराध के तौर पर देखा जाएगा। सरकार का इसके पीछे, प्रशासन का इसके पीछे मकसद यही है कि किसी भी तरह से भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दिया जाए। यहाँ तक कि जो लोग हैं जो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो बैगर्स हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। इस दिशा में जरूर अब सरकार जो है वो प्रयास करेगी और न सिर्फ आदेश जारी कर दिया गया है कि भिक्षावृत्ति अपराध होगा, बल्कि इसको लेकर एक बहुत व्यवस्थित प्लान बनाने का दावा जो है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर भिखारियों की, जहाँ पर जो भिखारी अक्सर पाए जाते हैं, ऐसे जो मुख्य चौक चौराहे हैं, ऐसे जो मुख्य इलाके हैं, मंदिरें हैं, उनको चिन्हित किया गया है। भिखारियों की प्रोफाइल्स जो है वो बनाई जा रही हैं। ये जेंडर के अकॉर्डिंग है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है और फिर इसी के अनुसार उनको पुनर्स्थापन करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो एक योजना है वो बनाई जाएगी। इनको रेन बसेरों में जगह दी जाएगी। अगर बच्चे हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं तो उनको हॉस्टल्स में भेजा जाएगा, फिर वहाँ से उनको स्कूल में भेजा जाएगा, ताकि उनका जीवन ये भीख मांगने के काम के अंधकार में ना जाए, बल्कि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे